आफ्टरनून एवरीवन। कल आप लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट शुरू कर दिया, ठीक है। सबसे पहले बातचीत हो गई हर्ष राठौर कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का बेसिक पर्पस है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना, बट नॉट जस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना, बट अपार्ट फ्रॉम इट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को भी रेगुलेट करना। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिसको लेकर पूरे इस एफसीआरए में बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसे रेगुलेट करना है, या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को जिसे रेगुलेट किया जा रहा है, इसका मतलब एफसीआरए के लिए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, ये बातचीत पहले शुरू की। और मेरा कहना है कि अरिन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन सोर्स से मिलता है, दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। मिलना किससे चाहिए? फॉरेन सोर्स से। दूसरी रिक्वायरमेंट या तो आर्टिकल के रूप में मिले, या करेंसी के रूप में मिले, या सिक्योरिटी के रूप में मिले। आर्टिकल पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए जिसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से, ऐसा कहना चाहिए कि आर्टिकल मानना शामिल होगा, लेकिन अगर आर्टिकल पर्सनल नेचर का है और 1 लाख रुपए तक का है तो एक्सक्लूड होगा। सिक्योरिटी चाहे इंडियन की हो चाहे फॉरेन की, चाहे मनी मतलब करेंसी इंडिया का हो या फॉरेन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर मुझे किसी और व्यक्ति से भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है जो फॉरेन सोर्स नहीं है लेकिन उसे फॉरेन सोर्स से मिला, तो मेरे लिए जस्ट हार्दिक वह भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भूमिका शर्मा फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ किससे मिले? फॉरेन सोर्स से। फॉरेन सोर्स से किसी पर्सन को मिले और उससे आपको मिले, दैट वुड स्टिल बी अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उसके बाद अपन ने बातचीत की कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इतना सारा पैसा, पैसा ही पैसा जैसे रोहित भैया के पास है, जैसे सागर भैया के पास है, निखिल सर के पास। तो अगर इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करके अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ इंटरेस्ट ब्याज रिसीव करते हैं, तो वो ब्याज भी किसका पार्ट होगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रेड एंड कॉमर्स किया और उसके कारण आपको कुछ पैसा मिला, तो वह किसका पार्ट नहीं है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। इंक्लूडिंग एजुकेशन फीस भी अगर रिसीव होती है आपको किसी फॉरेन व्यक्ति से, तो वह फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। सही बात है। अब उसके बाद अपन चर्चा करने लगे किसकी? फॉरेन सोर्स की। वी टॉक्ड अबाउट फॉरेन सोर्स, ठीक है, क्योंकि फॉरेन सोर्स से मिलेगा तो ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। तो व्हाट यू मीन बाय फॉरेन सोर्स? तो अपन ने सोर्स की डेफिनेशन में बहुत सारे शब्द पढ़े कि भैया वहां की गवर्नमेंट या उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटी, जिसे हम एजेंसी भी कहते हैं, हवेली वाला। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसीज, बट डेफिनेटली अदर देन IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, और इसके अलावा भी बहुत सारे। फिर फॉरेन कंपनीज, फिर उसके बाद अमन सेन फ्रॉम राइसेन, कॉर्पोरेशन अदर देन द फॉरेन कंपनी, फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फिर एक कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा नॉमिनल शेयर कैपिटल इन लोगों के पास है, कुछ नाम लिखाए थे, दिया। उसके बाद एसोसिएशन, फिर ट्रस्ट, सोसाइटी, सिटीजन, ये कुछ ऐसे लोग हैं। फिर कल एक मैंने बात बताई थी अमेंडमेंट की, जो आपके मॉड्यूल में नहीं है बट एक्ट में है। दैट इज अगर आपके 50% से ज्यादा आपकी फॉरेन मतलब बेसिकली होल्डिंग जो है कंपनी की फॉरेनर्स के पास भी है, तो भी उसे नहीं माना जाएगा अगर वो फीमा के अकॉर्डिंग होल्ड करके रख रहे हैं। तो बताएं, उर्वी जैन फ्रॉम राजगढ़, क्या ठीक कह रहा हूं क्या? रुद्राक्ष जोशी, कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी रुद्राक्ष? बताएं भाई, क्या ठीक है? फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी, लिखवाना रह गया था, ठीक है, पर मैंने बात तो कर दी थी और आपने वो पढ़ भी ली थी। पेज नंबर शायद 175 कुछ बोल रहे थे बच्चे, कौन सा था पेज नंबर? पेज नंबर हॉस्पिटैलिटी का 175 थे ना?
सर ठीक है, बट वापस आ रहा हूं, इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑनलाइन के लिए मैच्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा चाहिए। मैच्योरिटी लेवल मतलब भाई बहन भी कोई सीएस ही कर रहा हो, कर चुका हो, माता पिता सीएस हो, और आपका रूम सेपरेट हो, टीवी नहीं हो आसपास अगले 3-4 रूम में, तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है। ऐसा थोड़ी बेटा, अपना मन तो बार बार मोबाइल में लगता है, इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, स्नैपचैट करके होता है ना कुछ, हाँ। तो मुश्किल है भाई, जब तक मोबाइल छूटेगा नहीं तब तक पढ़ाई होगी नहीं। बहुत दिक्कत है मोबाइल की। मैं खुद, मेरा एक स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसने मुझे कहा सर अभी किसका वो कारवा करके एक आता है ना, सारेगामा कारवा, उसने भी मोबाइल लॉन्च किया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा मोबाइल दे दे जिसमें कुछ ना चले कुछ ना चले, सिर्फ व्हाट्सएप, बिकॉज मैसेज बच्चों के आते हैं वो जरूरी है, बाकी कोई नेट वेट मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ आए तो तू मुझे बताना। तो बोला उसने कि देखते हैं सर, अभी नया कुछ लॉन्च होने वाला है उसका, तो मैं चाहता हूं कि मोबाइल में कुछ ना चले। व्हाट्सएप ही मैं तो चाहता नहीं हूँ चलाना, पर रिक्वायरमेंट है, वरना मैं तो बिना मोबाइल के भी ठीक हूँ। मेरी पढ़ाई नहीं होती यार, बहुत दिक्कत है। वो मेरे को तो अभी पढ़ना है भाई, मेरे को अभी बहुत पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूं। चलिए गौर फरमाइएगा, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। सबसे सरल कोई काम है ना जीवन में बच्चों, तो वो है पढ़ाई। इसीलिए मैं कर रहा हूं, वरना इतना सरल व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, बाकी काम होते नहीं है। चलिए, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का क्या मतलब है? नॉट बिंग कैजुअल वन, कैजुअल वन नहीं हो। क्या होता है इसका मतलब बताऊंगा। एन ऑफर बाय फॉरेन सोर्स। अब फॉरेन सोर्स का मतलब तो आप समझ गए। नॉट बिंग कैजुअल वन, एन ऑफर बाय फॉरेन सोर्स टू अ पर्सन of free lodging, boarding, transporting, and medical treatment abroad। कौन सा? लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड अगर किसी पर्सन को मिलता है तो दैट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। उसे कहा जाता है विदेशी आवभगत। ठीक है, बट नॉट बीइंग द कैजुअल। कैजुअल का क्या मतलब है समझिएगा। जैसे हमारा जस्ट हार्दिक सीएस करने के बाद इंडिया के बाहर चला गया, और उसे टीचर्स डे पर मेरी याद आई, उसने फटाफट फ्लाइट का टिकट करवाया और मुझे भेज दिया कि सर आप आइए। ये कैजुअल है, अचानक, है ना। जो नॉट बीइंग कैजुअल है का मतलब है कहीं ना कहीं प्लान है किसी का, प्लान्ड, किसी पर्पस से कोई काम कर रहा है। मेरी बात समझिए। तो हम नॉट बीइंग कैजुअल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसी पर्पस से आपने किसी व्यक्ति को इंडिया से बाहर मतलब फॉरेन में बुलाया है, आपका उद्देश्य कुछ गलत है,
बट कैजुअल है। बोले ठीक है, मैं हर साल किसी एक व्यक्ति को बुलाता हूँ, हर साल एक टीचर को बुलाता हूँ, तो इस बार श्रेयांश सर को बुला लिया, तो दैट इज अ कैजुअल वन। बात समझ में आई? माता पिता को बुलाया, कोई व्यक्ति है, जॉन मेरी या एंजेलिना इंडिया के बाहर है, माता पिता इंडिया में है, और उसने कहा कि माताजी पिताजी आप आइए, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री, लॉजिंग बोर्डिंग यही है, सब मैं व्यवस्था करके देता हूँ, तो वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में कवर नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ कैजुअल थिंग जो होती रहती है, दैट इज नॉर्मल है, प्लान नहीं है कोई इसके पीछे तो भैया ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कैजुअल का मतलब बेसिकली ऑर्डिनरीली, ठीक है, कैजुअल जो होता है वो होता है ऑर्डिनरीली, और हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो नॉट कैजुअल है, दैट मीन्स ऑर्डिनरीली आप नहीं करते, किसी पर्पस के साथ आप वो कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन हॉस्पिटल। ठीक है, मान लो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, मैं आईएएस बन जाता हूँ, ठीक है, और अभी जिलाधीश हूँ, मेरे पास बहुत सारे पावर्स हैं, किसी गांव में कोई रिजर्वायर बन रहा है, एक कंपनी का तगड़ा इंटरेस्ट है, अगर बंद हो गया तो कंपनी अपनी फैक्ट्री डाल लेगी, मुझे ऑफर आता है फॉरेन से, आप आ जाइए यहीं रहिए कुछ समय तक, तो उसका एक पर्पस है, क्या कि वो मुझसे चाहता है कि मैं रिजर्वायर ना बनने दूं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो जनरली ये ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। ये अब जज हूं मैं, मान लो, ठीक है, अब जज हूं, और मान लो सेशन जज हूं, कौन सा जज? सेशन जज के पास पावर है, फांसी देने का भी पावर है। अब जॉन मेरी या एंजेलिना का कोई भाई है जो इंडिया में पकड़ा गया है और उसने मर्डर किया है मेरे ही कोर्ट में, ठीक है, सजाए मौत भी मैं सुना सकता हूं, कौन से धारा 302 या 303 में, नहीं 307 इज बेसिकली अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, 307 इज अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, 302 303 में मैं सजाए मौत दे सकता हूँ, 303 में तो सजाए मौत ही दी जाती है, ऑप्शन ही नहीं है, 302 में सजाए मौत दी जा सकती है। अब मामला ट्रायल मेरी कोर्ट में चल रहा है, मैं सेशन जज हूं, तो मुझे ऑफर आता है कि भैया आप आइए, बस आप इसकी सजा कम कर दीजिए, तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ दोज मैटर। मैं पॉलिटिशियन हूं, नेता, वादे करता हूं बस, ठीक है, तो मेरे पास भी कुछ ना कुछ पावर है, तो मुझे बुलाया जाता है, तो जनरली बेसिक कहीं ना कहीं फायदा निहित है, नॉट बीइंग द कैजुअल वन। ठीक है, कैजुअली बुलाया गया तो इट वुड नॉट बी, ठीक है, नॉट बीइंग कैजुअल तो फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में कवर होगा। क्लियर ये बात? तो तीन शब्दों को अपन ने भूमिका शर्मा समझ लिया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, फॉरेन सोर्स क्या होता है, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन के ही पॉइंट थे, सेक्शन नंबर 2 का है ये मामला, जो भी अपन ने पढ़ा दैट वाज सेक्शन नंबर 2। अब अपन हेडिंग डाल रहे हैं रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब बड़ी सी हेडिंग डाल रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेक्शंस आएंगे, ठीक है, तो एक कॉमन हेडिंग है बहुत सारे सेक्शंस की, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बड़ी हेडिंग है, इसमें मैं नंबर ऑफ सेक्शंस करवाऊंगा, 3 4 5 7 8, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ही रेगुलेट करने में चलेंगे। क्लियर बात? इसमें सबसे पहला सेक्शन डालो, सेक्शन नंबर 3, इसमें सबसे पहला सेक्शन डालो सेक्शन नंबर 3, और मार्जिनल नोट डालो प्रोहिबिशन ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, प्रोहिबिशन ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन नंबर 3, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की रिसिप्ट से प्रोहिबिशन, मतलब साफ कह दिया है कि कुछ लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोगों को साफ मना कर दिया कि तुमने पैसा लिया, इसका मतलब तुमने गलत काम किया, भले ही आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं? प्रोहिबिशन ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
इसका सबसेक्शन 1, इसका सबसेक्शन 1 किन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए मना किया गया? अपन इनको 3 बड़ी बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ये लोग मना किए गए हैं। पहले वो लोग जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहला आएगा कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन। जैसे कौन खड़ा हुआ? बदनावर से कौन हुए? राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। ठीक है, तो वो क्या हुए? कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन। अब जरूरी नहीं है बेटा सिर्फ कि अपन स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए के लिए पद के, अभी तो एमएलए के चुनाव हुए थे, पर कुछ समय बाद एमपीज के भी होंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एमएलए एमपीज, सब जो भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया तो वोट खरीदेंगे 1000 रुपए पर वोट, 1000 रुपए पर वोट, शराबें बटेगी, बोतले के बोतले, बैरल के बैरल उतरेंगे। हाँ होता है, सब होता है, अब हुआ भी होगा, होता है, सब जगह होता है। ठीक है, 1000 रुपए पर वोट बटे भी है। अब कहां बटे ये बोलना गलत है, बट हाँ 1000 रुपए लोगों ने लिए। तो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से साफ मना किया, बोले तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, तुम पैसा लोगे तो जबरदस्ती जीतोगे। ठीक है, तो जो भी खड़े होते हैं ना चुनाव में, वो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। दूसरा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब भले आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मतलब राज्यसभा के, लोकसभा के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट एलिजिबल, उनको भी साफ मना, बोले तुम भी नहीं ले पाओ। तीसरा, ऑफिस बियरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये ऐसे लिखो, पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिस बियरर्स देयर ऑफ, पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिस बियरर्स देयर ऑफ। ये ऑफिस बियरर्स समझते हो तुम? ऑफिस बियरर्स मैं भी पहले नहीं समझता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, पर आजकल मेरे को लगता है कि अच्छी चीज है, रोहित भैया से सीखा थोड़ा बहुत मैंने। तो पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिस बियरर्स, स्पेलिंग सुधार लेना ऑफिस बियरर्स की। ठीक है, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष कौन या कौन रहे हैं? तो एक समय में सोनिया गांधी रही है, एक समय में राहुल गांधी है, ये सब क्या हैं? ऑफिस बियरर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के। जैसे इंदौर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पिंटू जी जोशी, जो अभी खड़े हुए थे विधायक के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑफिस बियरर है। उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, वो नेता वेता नहीं है, ये ऑफिस बियरर है। नेता तो कौन बने? जो एमपीज एमएलए बने। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के भी क्या होते हैं? ऑफिस बियरर्स होते हैं, उसके सेक्रेटरी हैं, उसके प्रवक्ता हैं। तो अपने रोहित भैया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बीजेपी के प्रवक्ता हैं रोहित भैया, ऑफिस बियरर है वो। ठीक है, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। तो जॉन, मेरी, एंजेलिना या कोई और इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, पॉलिटिकल पार्टी भी और उसके ऑफिस बियरर्स। ठीक है, डी, और कौन? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर कौन सी होती बताऊंगा सेक्शन 5 में। तो कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बियरर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये सब पॉलिटिक्स के लोग हैं। इनको साफ मना कर दिया है कि भैया नहीं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले पाओगे। अब ये तो पॉलिटिक्स वाले लोगों का है, अब मैं गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों की लिस्ट बना रहा हूं। जैसे कौन? जजेस, साफ मना किया गया है, बोले नहीं, दिक्कत है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, आप क्रिमिनल्स को भी एक्विटल दे दोगे। क्या दे दोगे? क्रिमिनल्स को भी बाइज्जत बरी करना इज एक्विटल। ठीक है, या डिस्चार्ज कर देना। जजेस को साफ मना किया गया, बोले नहीं। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट,
गवर्नमेंट सर्वेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों। हाँ, पब्लिक सर्वेंट अलग, गवर्नमेंट सर्वेंट अलग। क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगा। एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मना, नो मीन्स नो। तो पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉई नॉट एलिजिबल। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। फिर एक और कैटेगरी है न्यूज मीडिया वालों की, मीडिया वालों की, क्योंकि ये भी अनसन छापेंगे, लोगों में आक्रोश। ठीक है, तो तीसरा जो कवर कर रहे हैं वो मीडिया है। अभी भी आज की तारीख में जितने न्यूज चैनल्स हैं बच्चों, मोस्टली दे आर ऑफ फॉरेनर्स। बहुत दिक्कत है, तो इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन देने से मना किया है। तो यहां पे कौन सा हो गया? एडिटर, कॉरेस्पॉन्डेंट पत्रकार, कार्टूनिस्ट, और कौन होते हैं न्यूज़पेपर्स में? प्रिंटर्स, और भी हो सकते हैं, पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया? फिजिकल न्यूज़पेपर, नई दुनिया, नव भारत, दैनिक भास्कर। नव भारत तो बंद हो गया आजकल, दैनिक भास्कर और नई दुनिया। ठीक है, फ्री प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब इसके कार्टूनिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एडिटर्स, प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, ये लोग इसमें कवर होते हैं। आगे और कौन सी मीडिया होती है? ऑडियो मीडिया, मतलब कौन सी? रेडियो और ऑडियो विजुअल, न्यूज चैनल, जी न्यूज, करेक्ट है। तो ऑडियो विजुअल दोनों कवर कर रहा हूं। न्यूज के ऑनर्स, कंपनीज, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एडिटर्स, ये सब इसमें कवर होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक, ये लिस्ट पूछी जाती है, ये लिस्ट पूछी जाती है। भार्गव, तनिष भार्गव यादव, तो ये लिस्ट अपने को याद रखनी पड़ेगी कि कौन प्रोहिबिटेड है। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1। ठीक, मॉड्यूल देखोगे तो यू विल फाइंड इट एट पेज नंबर 171। चेक करो और बताओ रटा है कि नहीं रटा मैंने। सिर्फ सबसेक्शन 1 कवर किया अभी। ठीक है, अब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है। बेटा एक मॉड्यूल देगी, भगवान भला करेगा, तेरी एआर आएगी बेटा। हाँ, तो ऐसे दुआएं देने के लिए मॉड्यूल लेकर आना पड़ता है। ठीक है, पीछे बैठ सकते हो, मॉड्यूल लाए हो, 2 है ना मॉड्यूल, एक दे दे बेटा आगे जा, लिया शुक्ला। पापियों, कम से कम मॉड्यूल नहीं लाओ तो जो इनके पास मॉड्यूल है उनके पास बैठ तो जाओ, कि वो भी नहीं करना है। ये एक टेबल पे एक मॉड्यूल है, उस पे भी एक मॉड्यूल है, बैठ जाओ उनके पास जाके। दोनों बहनों के पास है कि नहीं? सुगनानीज है। आगे पीछे देखो कौन लेके आता है, बात करके चला करो ना, कौन लेके आता है। उधर बता दे बेटा, उसका मॉड्यूल दिया ना, उसको बता। हाँ,
फोन से पढ़ लेंगे यूं, ठीक। 3 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूं। यहां पर तो डायरेक्टली मना किया गया है कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सुनिएगा। बातचीत उसी पे चल रही है, प्रोहिबिशन ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब हवेली वाला, ये लोग तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, साफ मना किया। तो जो मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन देना चाहता था, मैं जज हूं, ठीक है, मेरे को एक्विटल करना है, पैसा चाहिए रिश्वत का, जब तक आएगा नहीं तब तक एक्विट करूंगा नहीं। तो मेरी ओर से मुफद्दल दुबई में रहता है। कहां रहता है? दुबई। तो मुफद्दल अगर इंडिया का सिटीजन है और भले ही रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, या फिर इंडिया का रेसिडेंट है, एज द केस में भी, मुफद्दल को बोला गया कि मुफद्दल तुम इनमें से किसी भी जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी के लोग हैं उनके बिहाफ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब इनको तो साफ बोला गया कि तुम तो लोगे ही नहीं, पर इनके बिहाफ पर बाकी किसको बोला गया? पर्सन रेसिडेंट एंड भले ही नॉन रेसिडेंट बट सिटीजन ऑफ इंडिया को, कि तुम इनके बिहाफ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। मतलब ना ये ले सकते हैं, ना ही कोई रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बट सिटीजन ऑफ इंडिया इनके बिहाफ पर एक्सेप्ट कर सकते। बात समझ में? ऑनलाइन वाले क्या ठीक लग रही है क्या सब्जेक्ट? बोलो भाई, कंपनी लॉ जितना सरल है क्या? कंपनी लॉ से तो बहुत सरल है सर। खैर, 2 क्लॉज ए, सबसे पहले नो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है। shall accept foreign contribution on behalf of a person prohibited under section 3 subsection 1। इनको साफ मना किया, बोले तुम नहीं ले सकते। ठीक है। अब मुफद्दल ने मेरे लिए लिया नहीं था, मैं जज हूं, इसने किसी और के लिए लिया होगा, या इसके पास पैसा रखा हुआ है किसी का ऑलरेडी, किसी ने उधार दिया था, तब इसने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं है मेरे बिहाफ पर फॉरेन सोर्स मुफद्दल को बोल रहा है कि तू एक काम कर, इंडिया में रहने वाले जज को दे दे। मतलब अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, अब सीधे डिलीवरी है। हमारी बात समझ में आई रही कहीं? अभी तक तो मुफद्दल मेरे लिए एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब क्लियर कट है कि तू भैया मेरे लिए ले रहा है। अभी तक तूने मेरे लिए लिए, अब सेकेंड सिचुएशन में तू मेरे लिए ले नहीं रहा। तूने हो सकता है उधार लिए हो सकता है तेरे पास पड़ा हो किसी का, चुकाना हो किसी को, तो वो फॉरेन सोर्स बोल रहा है कि एक काम कर, मुझे ना देकर इन्हें डिलीवर करते हैं। बात समझ में आ गई? तो उसके लिए भी मना किया गया। बी वाला पॉइंट देखेंगे कि नो रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी और सी मर्ज कर देता हूं, ठीक है, ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन बट नॉट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों मर्ज कर दिए, ठीक है। शेल डिलीवर मना किया गया, ये डिलीवर नहीं करेंगे। क्या? करेंसी, सिर्फ करेंसी।
कौन सी, चाहे फॉरेन की हो चाहे इंडियन हो। फॉरेन और इंडियन, टू प्रोहिबिटेड पर्सन। बात समझ में आई? तो एक जगह क्या बोला जा रहा है कि भैया तुम डिलीवर नहीं करोगे यहां पर, और यहां बोला जा रहा है तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। सब तरीके से रोक लगाई जा रही है, किनको लेकर? इन लोगों को लेकर, कि भैया ये ना खुद ये लें, ना कोई इनके बिहाफ पर एक्सेप्ट करे, ना ही कोई इन्हें डिलीवर करे। बट डिलीवर के लिए सिर्फ क्या है? करेंसी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब अगर आर्टिकल हो तो आप डिलीवर कर सकते हो, सिक्योरिटी हो आप डिलीवर कर सकते हो, बट करेंसी को लेकर मेरा कहना है कि मना किया गया है। 3 का सबसेक्शन 2 पढ़ना चालू करो, ABC। ठीक है, ये लेकर आना मॉड्यूल कल से, क्योंकि बच्चों मेरा लेवल CA फाइनल वाला है। क्या है? CA फाइनल। वहां पे होता था FCRA, और मैं उनको पढ़ाया हुआ हूं तो मेरे को थोड़ा आता भी है, थोड़ा आता भी है। तो फिर मैं तो मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो किताबें नहीं होंगी तो कैसे पढ़ोगे फिर? नहीं आया होता तो अभी तक तो तड़ तड़ तड़, फिर क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ है ना कहाँ फॉरेन करेंसी है, पता ही नहीं चलता है, बस हो जाता है ऊपर के ऊपर। ए वाले में चेक करो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ होगा। हे यार, मैं तो यही पढ़ा था। दो मिनट मैं पढ़ता हूं, रुक जा दिया। 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, वर्चस वहीं ओपन कर दूं क्या ऊपर ही? नहीं, कर देता हूं अब, नहीं अब वही बेहतर है। अरे भैया यहां तो मिले रहे, ऊपर मत मिल जाना। नहीं तो ऊपर भी प्रश्न पूछूंगा। सर हम भी नहीं चाहते, यही मिल लिए बस बहुत है, हाथ जोड़ लिए हमने तो। नहीं क्या? हाँ सर, अब क्या आपको बताएं। 3 सबसेक्शन 2 गौर फरमाइएगा। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड नो सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बताइए किसने किसको कॉपी किया? इसने अपने को। shall accept foreign contribution or acquire, agree to acquire any currency from a foreign source on behalf of any political party or person referred in subsection 1। मतलब कौन हो गए ये लोग? प्रोहिबिटेड। तो इनके लिए आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बी और सी में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप सीधे डिलीवर करने की बात कर रहे हो। बी में देखो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए है, और सी सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, मैंने मर्ज कर दिया। शैल डिलीवर करेंसी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ करेंसी फॉर्म बात हो रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है, करेंसी, आर्टिकल और सिक्योरिटी। मैं उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन का भी कौन सा हिस्सा? करेंसी पर फोकस्ड हूं। whether Indian or foreign, which has been accepted from foreign source to any person, deliver to any person, if he knows or has reason to believe that such other person intend or likely to deliver such currency to political party or any person prohibited under subsection। ठीक है, हम किसी को भी जो कि प्रोहिबिटेड है, हम उन्हें ये डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और आएगा, वो आगे डिस्कस करें। नो सिटीजन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल डिलीवर करेंसी accepted from a foreign source to political party or prohibited person or to any person if has knows or reasonable cause to believe that such other person is deliver such currency to political party or person prohibited under subsection। तो ध्यान रखिएगा,
हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी है कि हम प्रोहिबिटेड पर्सन को डिलीवर नहीं करेंगे, या फिर और आगे और लिखेंगे थोड़ा सा, और टू अ पर्सन हु में डिलीवर इट टू प्रोहिबिटेड पर्सन। मतलब हम डायरेक्टली प्रोहिबिटेड पर्सन को भी नहीं देंगे, इवन किसी ऐसे पर्सन को भी नहीं देंगे जो किसको देगा, प्रोहिबिटेड को। बात समझ में आई? एग्जाम्पल लेते हैं एक। पर्व मेरा अच्छा खासा दोस्त है, ठीक है। जज कौन है? श्रेयांश। पर्व को बोला था पर बना नहीं, बोले मेरे को इतना कम पैसा नहीं चलता। मैं कहा ठीक है भाई, मैं बन गया जज। अब पैसा आ रहा था फॉरेन सोर्स से, ठीक है। फॉरेन सोर्स से पर्व तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, न ही फॉरेन सोर्स से पैसा लेकर मुझे डिलीवर कर सकता है, ना एक्सेप्ट करेगा ना ही मुझे डिलीवर करेगा। पर्व का दोस्त है मुफद्दल, ठीक है। पर्व को लगता है कि अगर मैं मुफद्दल को दूंगा तो ये किसको दे देगा, प्रोहिबिटेड कैटेगरी के पर्सन को। तो पर्व ना मुझे दे सकता है जो कि प्रोहिबिटेड है, बल्कि उस व्यक्ति को भी नहीं देगा जो जाकर किसको दे देगा, प्रोहिबिटेड पर्सन का। मतलब पर्व ना मुझे देगा ना किसी और पर्सन को देगा, ठीक है, जो मुझे लाकर वापस पैसा दे सकता है, ना ही मेरे बिहाफ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। चाहे तो आराम से एक बार फिर से 3 का सबसेक्शन 2 देख लो। 3 का सबसेक्शन 2 एक बार फिर से देख लो। सर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। क्या मॉड्यूल? बेटा इतनी सेवा थोड़ी होती है। यह क्या बात हुई भैया? यही बाकी है अब मेरी तरफ से। शुरू में जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो मॉड्यूल नहीं आते, हम भेज देते हैं, बच्चा खुद भी डाउनलोड करते सीखे। अब कब तक स्पून फीडिंग करेंगे भाई? पढ़ाने में कर रहा हूं वही बहुत है, ये तो तड़ 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 चैप्टर खत्म। सर पीडीएफ क्योंकि मॉड्यूल नहीं है, तोशी डाउनलोड करना बेटा। आईसीएसआई की वेबसाइट पर मैं बताता हूँ, icsi.edu.in ओपन कर, फिर वहां से नीचे जाएगी तो तुझे एकेडमिक कॉर्नर दिखाई देगा। एकेडमिक कॉर्नर पर क्लिक करना, फिर तुझे वहां पर न्यू सिलेबस मॉड्यूल दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करना, ठीक है। तो फिर बहुत सारे मॉड्यूल सामने होंगे, इसी आईपीएल का डाउनलोड करना, ठीक है। क्योंकि एट द एंड तो तुझे किसी ना किसी दिन खुद ही करना है ना बेटा। नहीं सर मैंने फीस दी है, मैं क्यों करूं? चलो क्लियर क्या? तो मेरा कहना है 3 सबसेक्शन 1 डायरेक्टली प्रोहिबिट करता है कि आप रिसीव नहीं करोगे, और 3 सबसेक्शन 2 बाकी के लोगों को प्रोहिबिट करता है कि आप उनके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर उनके लिए आप करेंसी एक्सेप्ट करके उनको डिलीवर नहीं करोगे, ठीक है। इवन उस व्यक्ति को भी डिलीवर नहीं करोगे जो इन प्रोहिबिटेड कैटेगरी को जाकर पैसा दे देगा। इतना रेगुलेशन है, अब आप समझिए। अब अपन बात कर रहे हैं 3 के सबसेक्शन 3 की। 3 का सबसेक्शन 3 बहुत ध्यान से घर जाकर पढ़ना, आज एक बार यहां कर लो उसके बाद। अब ये रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से कोई वास्ता नहीं है, ये हर एक पर्सन पर लगता है, एवरी पर्सन। एग्जाम्पल समझ लो पहले, फिर उसके बाद
लिखेंगे अपन। हुआ ये कि मैं कोई भी हूं, इंडिया का रेसिडेंट हूं, आउटसाइड इंडिया का रेसिडेंट हूं, सिटीजन हूं, नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पर्व के लिए कुछ पैसा इकट्ठा मैंने किया। अब पर्व में ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये प्रोहिबिटेड कैटेगरी का व्यक्ति है, ठीक है, जनरल बातचीत चल रही है। 3 का सबसेक्शन 3 प्रोहिबिटेड कैटेगरी से डील करता ही नहीं है। मैंने पैसा इकट्ठा किया पर्व के लिए, ठीक, बातचीत सिर्फ करेंसी पे चल रही है। करेंसी ली किसके लिए? पर्व के लिए, ठीक। अब मैं पर्व की जगह ये पैसा मुफद्दल को दे रहा हूं। अब बताओ क्या ये सही है? क्या पर्व प्रोहिबिटेड कैटेगरी का पर्सन नहीं है, ये भी साधारण व्यक्ति है, भारतीय, करेक्ट। तो उनका कहना है कि अगर तुमने कोई फॉरेन से करेंसी ली, या फॉरेन से इंडियन करेंसी ली, या फॉरेन करेंसी ली, तो जिस व्यक्ति के लिए तुमने ली है तुम उसी व्यक्ति को दो, किसी और को मत दो। तो पर्व के लिए लिया हुआ पैसा पर्व को ही दिया जाना चाहिए, मुफद्दल को नहीं। एक तो पहला नियम है। दूसरा, हर एक पर्सन जो पैसा लेता है करेंसी में, ठीक है, बात सिर्फ करेंसी की है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन। मैंने पर्व के लिए लिया था पैसा, पर पर्व को मैं डायरेक्टली भेज ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है, ये दूर रहता है कहीं। तो मैंने मुफद्दल को दे दिया कि मुफद्दल ठीक है तू रख ले, पर किसको दे देना? पर्व को, करेक्ट। और मुझे ये लगता है कि मुफद्दल को पैसा दूंगा तो वो पर्व के अलावा किसी और को दे देगा, तो मैं फिर मुफद्दल को नहीं दे सकता। मेरी बात समझिए। पहला तो ये कहा गया कि जिसके लिए एक्सेप्ट किया है आप उसी को दो, ठीक है साहब, पर उस तक पहुंचाने के लिए मुझे किसी और का रास्ता, इंटरमीडिएटरी ढूंढना पड़ रहा है। अब इंटरमीडिएटरी अच्छा ऐसे ला गया, ठीक है, तो कोई इंटरमीडिएटरी ढूंढ रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कि भैया तू किसको दे देना? पर्व को दे देना। मैं किसी और को नहीं दे रहा हूं, मैं पर्व को भेजने के लिए किसी और को दे रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं किसी और को दूंगा तो ये किसी और को टिका देगा, पर्व के पास पैसा। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही केसेस में मना किया गया है। यह 3 का सबसेक्शन 3 हर एक व्यक्ति पे लगता है, और उसको बोला गया है कि तुम जिसके लिए करेंसी एक्सेप्ट करोगे उसी को दोगे। उस तक पहुंचाने के लिए किसी और व्यक्ति को देना चाहते हो दे दो, पर अगर तुमको लगता है किसी और व्यक्ति को दोगे तो उस तक पैसा नहीं जाएगा जिसके लिए एक्सेप्ट किया गया है, तो फिर उसको भी मत दो। एक बार चेक करना 3 का 3 का सबसेक्शन 3 चेक करिए। मॉड्यूल ओपन करूं? मॉड्यूल कल तक तो था भाई। अभी तो था थोड़ी देर पहले। कहां गया भाई? ये रहा 3 का सबसेक्शन। देखो, नो पर्सन मतलब इरिस्पेक्टिव आप रेसिडेंट हो आप रेसिडेंट नहीं हो, ठीक है, रिसीविंग एनी करेंसी, सिर्फ करेंसी, चाहे इंडियन चाहे फॉरेन, फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन शेल डिलीवर सच करेंसी टू एनी पर्सन अदर देन पर्सन फॉर विच इट वॉज रिसीव्ड। किसी को नहीं देना है, उस व्यक्ति को ही दो जिसके लिए रिसीव हुआ है, उसके अलावा किसी को मत दो, ये बोला गया है साफ। अगर आप देते हो टू एनी अदर पर्सन और आपको लगता है कि भैया उस व्यक्ति को नहीं देगा जिसके लिए ये एक्सेप्ट किया गया था, तो फिर आप उस ऐसे व्यक्ति को भी मत दीजिए। चेक करिए। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 एक पहला सेक्शन है जिसमें बोला जा रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए हम कुछ लोगों को तो साफ कह रहे हैं तुम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, कुछ लोगों को हम कह रहे हैं कि इन प्रोहिबिटेड कैटेगरी के लिए आप एक्सेप्ट या डिलीवर नहीं कर सकते। और बाकी रेगुलेट करने का तरीका क्या कहा गया है कि जिसके लिए पैसा एक्सेप्ट किया गया है उसी को दिया जाए।
किसी और व्यक्ति को दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर ऐसा लगता है कि और व्यक्ति उस व्यक्ति को ये पैसा देगा जिसके लिए ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो फिर आप ऐसे व्यक्ति को भी ये पैसा ना दें। दैट इज सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 3। एग्जाम में क्या आएगा? सिर्फ 3 का सबसेक्शन 1, ये कौन प्रोहिबिटेड है। पर अगर वो कुछ एमसीक्यू बना ले और वो पूछ ले, ऐसा बना दे कि एक पर्व है, एक मुफद्दल है और जिसने फॉरेन सोर्स से पैसा लिया है, मुफद्दल पैसा देना चाहता है पर्व को, पर वो उसको पहुंचा नहीं पा रहा है, मुफद्दल ने श्रेयांश को ढूंढा, श्रेयांश पर्व को देने वाला नहीं है, तो क्या मुफद्दल श्रेयांश को ये पैसा दे सकता है? तो जवाब होगा नहीं। करेक्ट? बोलो। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना बच्चों, इस पेपर में एमसीक्यू है। क्योंकि पेपर तो बहुत आसान है, पेपर तो बहुत लड्डू पेपर है ये, ठीक है, और अपने को बहुत अच्छे से करना है। चलो शुरू करो, लिखो। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, नो पर्सन, comma, who has accepted currency, whether Indian or foreign, comma, shall deliver, ठीक है। अब पॉइंट लिखो पहला, टू एनी अदर पर्सन, ब्रैकेट में, अदर देन दी वन फॉर whom accepted, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन को नहीं देना है। कौन दूसरा पर्सन? वो जिसके लिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, उसी में सेकंड पॉइंटर, टू अ पर्सन whom he believes that will give to a person other than for whom accepted, ठीक है। तो 3 का सबसेक्शन 3 आम प्रोविजन है, किसी से कोई वास्ता नहीं है कि प्रोहिबिट कैटेगरी है या नहीं है। ये नॉर्मल लगता है कि जिसके लिए पैसा एक्सेप्ट किया गया है उसी को दिया जाए। किसी और को भी देते हो चलेगा, बट अगर आपको ऐसा लगता है किसी और को दूंगा तो वो उस व्यक्ति को नहीं देगा जिसके लिए एक्सेप्ट किया गया है, तो फिर उसे भी मत दीजिए। और ये स्पेसिफिकली सिर्फ किसका है? करेंसी का। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 करेंसी है, ठीक है, गोला मार दो, करेंसी है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का ए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, बट बी एंड सी करेंसी है, ठीक है। फिर से बोलूं दीपशिका? एक बार फिर से बोलता हूं, फिर भी तनिष यादव। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सिर्फ करेंसी है, ठीक है, और नॉर्मल है, प्रोहिबिटेड कैटेगरी वेटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। ये नॉर्मल बात करता है, जिसके लिए पैसा लिया उसी को दो, किसी और को दे रहे हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये किसी और को ना दे दे, वरना मत दो उसे। 3 का सबसेक्शन 2 के 3 हिस्से हैं, ए बी सी। ए जो है दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप उनके लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि प्रोहिबिटेड है।
और बी और सी आप डिलीवर नहीं कर सकते उनको जो कि प्रोहिबिटेड है, या फिर उस पर्सन को जो प्रोहिबिट कैटेगरी को देगा, ठीक है। पर बी और सी रिलेट ओनली विद द करेंसी और एक रिलेट विद द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ए कंट्रीब्यूशन कर लोगे, पक्का एग्जाम का क्वेश्चन आता है 3 सबसेक्शन 1, ठीक। अब लिखो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, मार्जिनल नोट डालें। सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 3 डज नॉट अप्लाई। कहां पर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता, कहां पर सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता? मतलब आप उसके लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हो जो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी है, अरे बोलो, आप उसको भी डिलीवर कर सकते हो जो कि प्रोहिबिटेड कैटेगरी है, आप उस व्यक्ति को भी दे सकते हो जिसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेक्शन नंबर 3 अप्लाई ही नहीं होता, इसका मतलब नो रेगुलेशन एट ऑल। आप पैसा ले सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 4। तो जब जब 3 पढ़ोगे रमन जायसवाल, तब तब सेक्शन 4 भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 3 का एग्जम्पशन ही है सेक्शन नंबर 4 में, क्लियर बात? तो ऐसा कौन सा पैसा आप रिसीव भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन अब चर्चा वो कर रहे हैं, समय है मेरे पास 5 मिनट, तो मैं ओरली आपसे डिस्कस कर रहा हूं, लिखेंगे इसे कल, या फिर आप लिख लेना, मैं कल आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हाँ तुम लिख लेना, नहीं आप ही लिखा देना। चलो सुनो मैडम जी, गौर फरमाइएगा। पहला, अगर मुझे फॉरेन सोर्स से मेरी सैलरी मिल रही है, कोई काम देता नहीं है पर मैं चाहता हूं कोई काम मिल जाए थोड़ा बहुत, तो सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन कुछ भी मिले फॉरेन सोर्स से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने कोई ट्रांजैक्शन इंडिया में अंडरटेक किया है फॉरेन सोर्स के लिए, और उसके लिए मुझे कुछ पैसा मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2, तीसरा, अभी तक तो मैंने ट्रांजैक्शन का अंडरटेक किया इंडिया में और फॉरेन सोर्स से पैसा मिला, इंडिया के बाहर कोई ट्रांजैक्शन अंडरटेक किया फॉरेन सोर्स के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उससे कुछ पैसा मिला, तो वो भी एग्जम्प्ट है। फिर से, रेम्यूनरेशन, वेजेस या सैलरी मुझे मिले, या मेरे अंडर कुछ काम कर रहे हैं लोग हैं, उनके लिए मुझे पैसा मिले, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पहला, मुझे मिले या मेरे अंडर काम करने वाले लोगों का। दूसरा, मैंने ट्रांजैक्शन इंडिया में किया या इंडिया के बाहर, पर किसके लिए? फॉरेन सोर्स के लिए किया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अलाउड है, ले सकता हूं, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, है ना। पहला तो रेम्यूनरेशन, वेजेस मेरे लिए या मेरे अंडर में काम करने वालों के लिए, एक में ट्रांजैक्शन इंडिया में किया और एक में ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर किया। 3, चौथा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेन सोर्स का कोई ट्रांजैक्शन करवाया, मैं कहा ठीक है, इससे ये जेट खरीद लो, ठीक है, रेफल्स खरीद लो, ये फाइटर प्लेन खरीद लो, और मुझे फॉरेन सोर्स ने पैसा दिया, कमीशन, बोले बहुत बढ़िया, तूने अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है। तो कमीशन फॉरेन सोर्स से मिलता है फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन द फॉरेन सोर्स एंड गवर्नमेंट, आई वॉज एन एजेंट, चलेगा। कितनी बातें हो गई? 4 हो गई। मेरे रिलेटिव से अगर मुझे कुछ मिला तो भैया वो अलाउड है, कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर कोई रिलेटिव है और वो आपको करेंसी दे दे या आर्टिकल भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अलाउड है। कितने हो गए? 5। 6, अगर मैं इंडिया के बाहर गया एज अ डेलीगेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि मोदी जी जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाते, वो हवाई जहाज भर के जाते हैं, 3000 लोग, 4000 लोग, ऐसे लोग जाते हैं इंडिया से। जब बेसिकली बच्चों बड़ी बड़ी
ट्रीटी अगर कुछ कन्वेंशंस होती है और इंडिया के बाहर होती है, तो जैसे G20 की मीट हो या किसी की भी मीट हो, तो सिर्फ मोदी जी थोड़ी जाते हैं, वो तो हेलीकॉप्टर से चले जाएं फिर जाना हो तो, पूरा प्लेन भर के जाते हैं लोग, 200 300 400 500 एज अ डेलीगेट ऑफ इंडिया। तो मोदी जी अकेले थोड़ी जाते हैं। तो मैं गया मोदी जी के साथ, और मुझे फॉरेन की गवर्नमेंट ने, फॉरेन सोर्स ने कुछ गिफ्ट विफ्ट दे दिया, मैं ले आया, तो वो भी अलाउड है। कितनी बातें हो गई अब? 6। ठीक, फॉरेन सोर्स ने मुझे स्टाइपेंड दिया, मुझे स्कॉलरशिप दी कि ठीक है श्रेयांश तुम पढ़ो, वो भी अलाउड है। कितने हो गए? 7। और अगर नॉर्मल बैंकिंग चैनल से कोई पैसा आया, दैट इज 8। इतना पैसा अगर फॉरेन सोर्स से आए तो सेक्शन नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा। गौर फरमाइएगा फिर से। एक, रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस मुझे या मेरे अंडर काम करने वाले लोगों को मिले। दूसरा और तीसरा, इंडिया में ट्रांजैक्शन करूं या इंडिया के बाहर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको 3 कर दिए, जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो बेयर एक्ट पढ़ोगे तो 2 ही मिलेंगे। ठीक है, ए और बी। फिर मैंने एजेंट का काम किया गवर्नमेंट में और किसके मध्य, फॉरेन सोर्स के मध्य कमीशन मिला, अलाउड 3। चौथा, मैं डेलीगेशन में गया इंडिया के बाहर, गवर्नमेंट ने भेजा, मुझे ऑनरेरियम के रूप में कुछ गिफ्ट विफ्ट मिल गया, ठीक है भैया ये भी ले लो। कितने हो गए? 4 या 5 हो गए अब। ठीक है, फिर रिलेटिव से कुछ मिल गया, ठीक है, और फेमा की गाइडलाइंस के अनुसार मिल गया, ठीक है, स्कॉलरशिप मिल गई, स्टाइपेंड मिल गया, अलाउड। सेक्शन नंबर 4 यहां कहता है कि 3 अप्लाई नहीं होगा। याद रख के जाएंगे तो मार्क्स पूरे आएंगे। बात समझ में आई? अब बहुत क्लैरिटी नहीं है लॉ बनाते समय। अब मुझे एक बात बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स में लिया हुआ पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो फिर एग्जाम्शन की तो जरूरत ही नहीं है। अब तुम शुरुआत के पॉइंट में लिख रहे हो कि सैलरी वेजेस मिल रही है, चलो ठीक है, बाकी तो इंडिया में ट्रांजैक्शन किया या इंडिया के बाहर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अब है ही नहीं तो तुम रेगुलेट करोगे क्या? क्या एग्जाम्शन दोगे? एग्जाम्शन तो वैसी पे दी जाती है ना जिसको अप्लाई किया जाता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो एग्जाम्शन क्या दोगे? पर इतनी मूर्खता है, अब पूछा नहीं बनाते समय। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 4, 3 और 4, ये 4 एक बार जस्ट हार्दिक घर जाके पढ़ना है। कल सेक्शन नंबर 5 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। ठीक है, 3 और 4 में से एक क्वेश्चन पक्को आएगा। मैं क्यों? पक्को आएगा। ठीक है, 100% देयर वुड बी अ क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 4। ठीक है, कम से कम 2 मार्क का एज एमसीक्यू, अदरवाइज एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू विल फाइंड ओवर देयर इन द पेपर ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, तो 4 से 6 मार्क तो यहीं पे अपन बटोर लेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, क्या है ये, रट लेंगे। क्या कर लेंगे? रट लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।